उधर ही रखो कैमरा, ये नहीं कि ये मिटाने का तरीका नहीं हमने सिखाना इनको। जल्दी करें भाई, समझ समझ के समझ को समझो, समझ भी आखिर समझ है। जो ना समझे समझ को समझो वो बेसमझ है। वाह वाह ना किया करो, ये वाह वाह करने वाले कुछ शायर लोग वैसे भी साथ ले जाते होते हैं अपने। वाह इरशाद, कुछ इनकी तरफ से भी होते हैं लोग। भाई अगली वाली रो में आ जाएं, अगर इससे अभी तक ओरिजिनल एंट्रीज भी नहीं हो सकी, छोड़ दें इसको, छोड़ दें इसकी दोस्ती, खत्म, बस जा। तू जाने, तेरे घर वाले जाने, हम तो जाने। इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ कूपन जब आप डिवेंचर इशू करें अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में, तो इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वर्किंग 1.1। मूव 6000 इंटू 1000। मिलियंस में हमें तो सवाल करने की आदत है, चलो इंटू 6 मिलियन, 6 मिलियन, तो 6000 कर लें, रुपीज इन मिलियन, रुपीज में ठीक है, मैंने किया इसलिए। अच्छा इधर आ जाए आप लोग ना, इतना टाइम रह गया। इशू प्राइस, प्लीज 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 प्लीज, कुछ लोग यही इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करने लग जाते हैं, वो जब ऊपर लेके जाए तब कर लीजिएगा, गलती से यही कुछ लोग फने खा बनते हैं। ये फन्ने खां क्यों, फन्ने चौधरी बनते हैं, फन्ने जट बनते हैं, फन्ने गुजर बनते हैं कुछ लोग। वो गुजर भी नहीं आया, वो गुजर नहीं है आज अक्सान। अच्छा इशू प्राइस क्वांटिटी 5, उधार मांगा था 6000, उधार मांगा था 6000 और मिला कितना 5700। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इधर ही निकाल लें, 6000 इंटू 120। इशू प्राइस 5580। मोहतरम, मैंने आपको कहा था कि जब आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन का टॉपिक शुरू करना है ना, तो फिर आप लोग जरा दो एंट्री जहन में रखिएगा, कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। तो इस तरह पूरा जहन में रखिएगा। करने में ओरिजिनल बेशक एक एंट्री कर दीजिएगा, लेकिन ये जहन में रखिएगा ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की रॉन्ग एंट्री आपको आसान हो। तो बोले कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। यकम जुलाई 21। अच्छा जी, तीस 720 बैलेंस शीट मांगी। अच्छा वैसे अगर हमारे साल की बैलेंस शीट मांग लेता ना, तो कल मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर 21 की बैलेंस शीट में क्या जाएगा, किसी को याद हो तो बता दे। 31 दिसंबर 21 की बैलेंस शीट में क्या जाएगा, 5580 प्लस 725 का 6/12, 31/12/21 की बैलेंस शीट में ये जाएगा। चलें जी ओरिजिनल एंट्रीज करें।
इंटरेस्ट एक्सपेंस भाई ये वो वाला मॉडल नहीं है, ये अमोर्टाइज कॉस्ट वाले पे आ गए, कल वाले पे आ गए, जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती, शुक्र है आ गई है ना माय डियर। 725 इंटू 6/12 हमारे साल बस ये दो एंट्रीज होंगी, यकम जुलाई 21, 31 12 21। डन। लकीर के फकीर बनने, और दूसरा ये याद रखना कि कभी भी अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता। हम उसे कह भी थे भूल जा के तो नहीं भूलूंगा, भूल जा नहीं भूलूंगा, भूल जा नहीं भूलूंगा। नहीं, इसमें मेरा नहीं ख्याल इस यहां तक आपको एक नंबर भी देगा वो। आपने तो कुछ किया ही नहीं, रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश भी नहीं की आपने, इसके तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से। तो यहां तक के 0 मार्क्स मिलेंगे। कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारते हो, रॉन्ग एंट्रीज तो रेक्टिफाई करने के मार्क्स हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट incurred on bonds was recorded as an asset. Transaction cost was recorded as an asset. अच्छा, अकाउंटेंट की एंट्री, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड एज एन एसेट। पता नहीं क्या नाम है एसेट का, पागल ही है एसेट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड एज एन, लेकिन कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। अब ये 5580 नहीं है, ये 5700 माइनस 120 की वजह से 5580 बना। हमने 5580 की एक ही एंट्री किया करनी है इंशाल्लाह, लेकिन जब अकाउंटेंट ने 120 को अलग से पकड़ के एक्सपेंस में डाल दिया है, तो बाकी 5700 जो लोन लिया होगा उसकी एंट्री वो नहीं बता रहा। उसकी एंट्री मैं किस रूल के ऊपर कर दूं कि अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता। लकीर के फकीर बनने का ये मतलब भी नहीं है कि अकल और पैर अकल से फारिग हो जाए, ये मतलब भी नहीं है लकीर के फकीर। ये ना कहिएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड एज एसेट। जब आपने पढ़ा ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड एज एसेट, तो ऐसे करना है पेपर में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड एज, बिल्कुल इसके सामने लाके लिखना है ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड एज एसेट। आगे लाइन पढ़े बगैर बताएं, वो अलग कहानी। आगे लाइन में आगे लाइन पढ़े बगैर बताएं तो बाकी फिर कैश, फिर इसकी क्या एंट्री की होगी अकाउंटेंट ने, जरा सोचें। इसको तो ऐसे बना लिया, इसकी क्या एंट्री की होगी, कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि लोन लेने की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता, उसमें क्या इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है। तो कैश डेबिट, हाँ बेशक इसके सामने दो एंट्रीज कर लें, क्या कितना 5700। तो भाई रेक्टिफाइंग एंट्रीज करते हुए ना इन दोनों को अलग एंट्री किया करनी है अगर अकाउंटेंट ने कोई गड़बड़ कर दी। हाँ जी, उधर भी अलग अलग कर दीजिएगा, मर्जी है आपकी। आदत नहीं डालने की जरूरत है, कभी जिंदगी में दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं लोन को हमेशा नेट से बुक करना है। इस पे अकाउंटेंट्स नहीं मानते, वो कहते हैं बस शुरू ही लोन को नेट से करो। ओके, अब मुझे आप बताएं आगे क्या हुआ है। वॉज रिकॉर्डेड एज एन एसेट किस दिन, यकम जुलाई 21 को, एंड इज अमोर्टाइज्ड ओवर, लोन 5 साल का होगा ना, एंड इज अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years। एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस लिखते जो मर्जी, पता नहीं एसेट की नेचर भी नहीं हमें तो पता ये क्या है। एंड इज अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years। ये इसके सामने तो नहीं मैं लिख रहा, मतलब एसेट को अमोर्टाइज करे, अजीब बातें कर रहे हैं जी। एक्सपेंस डेबिट 120 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12,
कितनी अकल उसने लगाई होगी, ये ना कीजिएगा कि 12 डन एंड इज बीइंग अ लकीर के फकीर। सर क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे क्या पता क्यों ऐसा कर रहा है, जो उसे कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। फर्दर आधा इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। आधा इंटरेस्ट इज, बताएं कितना इंटरेस्ट उसने रिकॉर्ड किया है? आधा कितना बनता है? ब्लंडर मारा है आप लोगों ने। आधा इंटरेस्ट 360 नहीं बनता। आपने फिक्रा ही नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं बोला था जानबूझ के। पेड वाले का आधा, पेड वाले का आधा उसने बुक किया है। जो पेड कब होना है, जो टू बी पेड है 30 जून को, असल में वो शायद उसको ये अकाउंटिंग आती नहीं जो हम करें, इफेक्टिव रेट और ये। तो उसने इंटरेस्ट कौन सा बुक किया है? हाफ ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 30 जून इज बुक्ड। पेड वाले को बुक किया है। तो पेड वाला कितना बनना है? टू बी पेड ऑन, व्हाट इज टू बी पेड ऑन 30 जून? 660। व्हाट इज द हाफ ऑफ दिस अमाउंट? इज अल्हम्दुलिल्लाह बुक्ड। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। लकीर के फकीर, लकीर के फकीर 330। हम ये ना कहिएगा कि ये वाला भी उसने बुक किया होगा, उसको जो समझ आइए उसने बुक कर लिया 6 महीने का। हाँ जी क्या? टू बी, ओ ये पता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल दोबारा बनाएं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल शुरू करें 5700 से। बेटा उसने लिखा है टू बी पेड, और पेड हमेशा फेस वैल्यू का कूपन रेट वाला होता है, इसीलिए उसने टू बी पेड लिखा है। अगर सवाल में ये लिखा होता कि एंड बेस्ड ऑन दिस 5700 ही हैज बुक्ड द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, फिर तो बहुत ही लंबा कोई स्यापा था, 57 से शुरू करके पता नहीं बात कहां जाती। उसने इतना क्लियर कर दिया, उसने कहा कि बेटा जो तुमने पे करना है ना साल बाद, पेड जो पे करना है तुमने ऑन 30 जून, उसका आधा इंटरेस्ट बुक कर लो। कैश तो क्रेडिट कर नहीं सकता। हाँ जी खड़ी जरा। नहीं वो तो उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एसेट में डाले ना, मैं तो इंटरेस्ट की बात करूं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को उसने डाले। DL issued bonds, DL issued bonds, give summary, issued bonds, लोन लिया, वो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में डाल रहा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। उसने तो लोन लिया, वह लोन लेने से कौन इनकार करे, तो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे। अच्छा कैश क्यों नहीं क्रेडिट किया उसने? कैश क्यों नहीं क्रेडिट किया? टू बी पेड ऑन 30 जून 22, तो दैट्स व्हाई उसने ये किया। बाकी इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे भी और रेक्टिफाइंग एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, डन हो गया। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आखिरी दफा पढ़ लें दोबारा। पहला रूल है अकाउंटेंट कैश की एंट्री भूलता नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड एज एन एसेट, 120 वाज रिकॉर्डेड एज एन एसेट। तो फिर बाकी कैश किधर गया? उसका लोन रिकॉर्ड कर लिया होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ, और इसको 5 सालों में क्या किया जा रहा है? अमोर्टाइज किया जा रहा है। फर्दर दर
हाफ ऑफ इंटरेस्ट विच इज टू बी पेड इज बुक्ड, वो बुक कर लिया। तो इंटरेस्ट टोटल कितना था पेड वाला? पेड वाला तो फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट वाला होता है जी, इसका आधा हमने बुक कर लिया है। अब इसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमारे से इफेक्ट पूछा हुआ है एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे और प्रॉफिट पे। एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे और प्रॉफिट्स पे, ठीक है। अब अगर आप वैसे मेरे से पूछें रेक्टिफाइंग एंट्री एक एक करके करनी है तो वो सुन लें, मेरे ख्याल से फिर आप इसके मुकाबले में ये एंट्री समझ लीजिएगा। अच्छा वैसे मजे की बात आ दूं, रेक्टिफाइंग एंट्री भी सारे को काट के इकट्ठी हो सकती है। रेक्टिफाइंग एंट्री में लुट मचाने की इजाजत है, ये नहीं होता कि वन बाय वन रेक्टिफिकेशन करें। रेक्टिफाइंग एंट्री सारे को काट के भी हो सकती है। एफएल, आसान आसान बात कर रहा हूं, एफएल 5 जमा 3 8, एफएल 8 से क्रेडिट होना चाहिए था एफएल 5 और इशारिया 3 रुपए 5.3 है, ऐसे मुझे पता है ऊपर 5.7 पड़ा हुआ है, 5 और 0.3 से क्रेडिट हो गया, तो इतने से होना चाहिए था, सॉरी 5 प्लस 0.3, 5 प्लस 0.3 से होना चाहिए था और 5.7 प्लस 0.33 से हो गया। तो इस तरह ओवरऑल करके भी आप एंट्री को कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एंट्री मैं नहीं करवा रहा, अलग अलग भी एंट्रीज को कर सकते हैं। अलग करने का तरीका क्या है? कैश डेबिट होना चाहिए था 5580 से, हो गया, कैश कभी भी रेक्टिफाइंग एंट्री में नहीं जाता। एफएल 5580 की बजाय 50, तो यहां से एफएल का डिफरेंस लेके एंट्री बन गई, और साथ जो है वो एसेट को आप लेके जाएंगे तो ये एंट्री मैच कर जाएगी। इस एंट्री को इन दोनों से कंपेयर करके रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। इस एंट्री को मेरे ख्याल से किसी से कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट को हमने तो अमोर्टाइज करना नहीं होता। तो इसको अगर आप करना चाहें ऐसे ऐसे जाके उल्टा दें, माजरत मैंने सामने नहीं लिखी, तरतीब चल रही थी, इसके सामने ये वाली है, ये तो फिर फारग सी एंट्री है, इसको उल्टा दें, एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, ये एंट्री उलट के फारिग होगी, और पीछे बच गया ये 363 बुक कर लिया, होना चाहिए था, कर लिया 330, बाकी को और बुक कर लें, इंटरेस्ट डेबिट एफएल क्रेडिट। तो इस तरह आप एंट्रीज कर सकते हैं। तो इसके मुकाबले में ये, और इसके मुकाबले में कोई भी नहीं, और इसके मुकाबले में ये। लेकिन अगर फिर भी आपका दिल नहीं चाह रहा कि मैंने अलग अलग करनी है, तो कंपाउंड एंट्री करने की इजाजत है, कंपाउंड एंट्री करने की इजाजत है। रेक्टिफाइंग एंट्री उसने मांगी नहीं है, लेकिन मैं रेक्टिफाइंग एंट्री कर देता हूं, मैं उसी से पोस्टिंग भी कर सकता हूं हमारे सवाल की। कैलकुलेटर पकड़ें, अब मैं वहां से सब कुछ नहीं कर रहा, कैलकुलेटर पकड़ें और चलिए कर लें। कैलकुलेटर पकड़ें, एफएल का बैलेंस बताएं, 5580 वर्सेस 5580 जमा वर्सेस 5700, ये कितना होगा समझ आ गया? हाथ में बता दें, ये जमा ये और 5700 जमा 330, व्हाट इज द डिफरेंस? 87 87 से चलो टोटल बता दें, 5930, तो इससे इस पे लाना है, तो एफएल डेबिट कितने से? 87। सबर, ओवरऑल में लेके चल रहा हूं, एफएल फारग हो गया, कैश 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 फारग हो गया। अच्छा जी, इसको बेशक हल्का सा काटते, सिक्के वाली पेंसिल से काटते जाइएगा। अब क्या बच गया? ये वाला एसेट है, एसेट जो है वो डेबिट हुआ है 120 से और क्रेडिट हुआ है 12 से। अब एसेट अकाउंट में पड़ा कितना रह गया है? 10। तो एसेट को क्रेडिट कर दें, एसेट को अच्छा, एसेट को अगर आपने शो करना है तो किस पे पड़ा होना चाहिए? ओरिजिनल एंट्री में 0 पे, और ओवरऑल किस पे पड़ा हुआ है? इन दोनों का वर्सेस 108 से 0 पे ले जाएं, 108। अच्छा,
तो ये तो बहुत मैनुअल काम है, ये आप कभी भी जिंदगी में कर सकते हैं। ओवरऑल रेक्टिफाइंग एंट्री, जिसको अलग अलग कंपेयर करना मुश्किल होता है, वो ये कर सकते हैं। खर्चा कितना बुक करना था? 363। 7 ही रगड़ दें इसको, 7 करने 7 कर दें, अलग करने अलग कर दें। मैं इसलिए 7 कर रहा हूं कि हमारे से उसने बस इफेक्ट पूछा हुआ एसेट्स और लाइबिलिटीज पे, 7 ही कर दें। खर्चा कितना है? 363 और नहीं, और हो गया 12 जमा जवाब 342 का खर्चा बुक हो गया, होना चाहिए था। अब क्या करें? और चलें एक्सपेंस कितना टैली करके रेक्टिफाइंग। तो इतने ओवरऑल लेवल पे कभी आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन की भी है FR1 में? अच्छा नहीं की हुई, इसीलिए पिछले सेशन से बच्चों को कि कुछ नहीं, मुझे तो आसान लग रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ आपको तो लगना है आसान, मुझे तो आसान लग रहा है। पूछ लो, कोई कुछ नहीं कहूंगा। मुझे देखता है, मुझे कहते हैं सवाल सर का नाम ले रहे हैं, कहते हैं फलां सर ने तो ये कहा था। सवाल पूछो, बस सर का नाम ना लो, मतलब आपके दिल में जो है वो करो। आप लोग करें अपना काम। हाँ जी, 30 दिन का वो एक यूट्यूब पे 30 दिन का अकाउंटेंट। अच्छा, तो होगी बात, ये करनी थी। अच्छा ठीक, ये बात करनी थी। अच्छा 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 अच्छा, मुझे समझ आ गई। भाई की लड़ाई ये है कि 6/12 ना करें, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, हमने तो करेंगे। जब उसने मोटाइज की है तो मोटाइज सही किया होगा। अब तो टू बी पेड होता ही फेस वैल्यू पे है। टू बी पेड तो होता ही फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट पे है। टू बी पेड कैसे 5700 पे हो सकता है? चलें जी, रिवाइज्ड अमाउंट्स निकालें। रिवाइज्ड अमाउंट्स, अनएडजस्टेड अमाउंट्स कितनी है? एसेट्स, लाइबिलिटीज और प्रॉफिट। एसेट्स, लाइबिलिटीज और प्रॉफिट, बोलें। 43, ये रुपीज इन 1000 में है। 12, 4573। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर नहीं, 1 तो नहीं किया आज मेरे ख्याल से। एडजस्टमेंट नंबर 2, FL कम, प्रॉफिट कम, एसेट कम, लाइबिलिटी कम, प्रॉफिट कम, एसेट कम। लाइबिलिटी कम, प्रॉफिट कम 20, एसेट कम। टोटल्स ना कीजिएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट 1 भी किसी दिन पोस्ट करनी है। नहीं, टाइम तो नहीं लगना होता ना, तो मैंने यही तो कहा था, टाइम तो नहीं लगना। ओरिजिनल एंट्री में आपका 1-2 मिनट लगने, लकीर का फकीर बनने पे 1-2 मिनट लगने। ये काम थोड़ा सा लेंथी है, बट नॉट, तो मतलब ये दिस इज कॉल्ड एज डंकी वर्क, ये जो हमने किया है ये सारा
काम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट वेरी फास्ट स्पीड से हो सकता है। बस सारी एफर्ट जाके लगती है यहाँ पे, जान जून आपने बनाई हुई ना सारी रॉन्ग एंट्री में निकलती है, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। ये वर्किंग शो करनी पड़ेगी माय डियर। क्यों क्यों शो करनी पड़ेगी ये वर्किंग? इसलिए, हाँ उसके साथ नाम लिख दीजिएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी, एसेट और एक्सपेंस, ठीक है, नाम लिख दीजिएगा। ये वर्किंग हमने जगह जगह शायद किताब में भी की हुई है, ये करनी पड़ेगी। अगर आप लोग इधर फिर लिख दें 87, 21 और 108 इधर लिख दें तो फिर ये करना जरूरी नहीं है। जी लास्ट में दो मिनट बच जाए तो रेक्टिफाइंग एंट्री ऐसे गलत करके इधर वैल्यू पुट करते हैं, थोड़े बहुत तो नहीं करेंगे। चलें यार छोड़ें, आप तशरीफ लाएं क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पे। आप लोगों ने डेड लॉक करा दिया है और अब मैं आगे फिर चल नहीं सकता, मैं फिर इसी की रिवीजन करा देता हूँ। फाइनेंशियल लायबिलिटी की रिवीजन करते हैं। आप आए पेज नंबर 84 पे, क्वेश्चन नंबर 8 का 7 का 2। ओरिजिनल एंट्रीज करें 2 मिनट में, ओरिजिनल एंट्री करें 2 मिनट में, बी क्विक। रॉन्ग एंट्री बाद में पढ़ लीजिएगा। हाइब्रिड में आखिरी रो आहिस्ता आहिस्ता बातें करें ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो, होले होले करना करो। कंसोलिडेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इंशाल्लाह। 240 पे हम शुरू करेंगे, 2:20 पे सरासी फ्री कर देंगे, 15-20 मिनट नमाज पढ़ लीजिएगा। 240 पे वही 240 से लेके 5 o'clock तक। जोर की नमाज तो क्या करें, 90% लोग तो ऑडिट में जाते हैं। आप कुछ और पढ़ लेना, होमवर्क कर लेना आ जाओ। हाँ हाँ, नहीं बाद में करेंगे। ओके जी, इसमें तो कोई उसने मुश्किल रेक्टिफाइंग एंट्री बनाई भी नहीं और रॉन्ग एंट्री। अच्छा माय डियर इधर देखिएगा, ये देखें, इधर देखें सारे समरी वाला सफा। बॉन्ड इशूड इज ट्रीटेड एज, नहीं इज ट्रीटेड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं लिखा हुआ,
बॉन्ड इशूड इज ट्रीटेड एज इक्विटी। ये तो हमने इस टॉपिक में एंट्रीज की नहीं, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या FR1 की क्लास में कराई जाती हैं। ये तो हमने अगर रिवाइज करनी भी हो तो फाइनल अकाउंट के चैप्टर में करेंगे, या सऊदी किंग की हमने रिवाइज की हुई है, तब कैश नहीं आता था, तब इन्वेस्टमेंट्स आती थी। द बॉन्ड इशूड इज ट्रीटेड एज इक्विटी। तो अब जरा ट्राई करें ये एंट्री करके। उसने समझ लिया कि ये मेरे बिजनेस के मालिक बन गए। ये बिजनेस के मालिक बने हैं या इनसे लोन लिया है? इक्विटी की एंट्रीज किसी को आती है? बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इक्विटी। क्या एंट्री होती है इक्विटी रेज करने की? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे, और शेयर प्रीमियम की अमाउंट से। अच्छा, एक नई चीज देखें इस सवाल के करते हुए, इधर अटेंटिव हो। अप्रोच बता रहा हूं आपको। बॉन्ड्स इशूड हैव बीन ट्रीटेड एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये जो उसने गलती की है ना, ये बताइए। इसको मैंने काट रहा हूं। हमने कहा हकीकत क्या है, बताओ किया क्या इस साल तुमने? कहते जगह में अप्रैल को मैंने बॉन्ड इशू किए हैं 40,000 रुपए ईच, केटा प्रीमियम ऑफ ₹300 रिडीमेबल इन 8 years। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीस बॉन्ड्स वर ₹20 व्हिच वाज एक्सपेंस्ड। बेटा जहां जहां वो अकाउंटेंट का बता रहे अकाउंटेंट ने क्या किया उसमें इग्नोर करते जाए। हमने तो पहले अपना तो सही कर लें। तो ये अप्रोच होती है। इसमें भी हमने जब पेपर में पढ़े होंगे, ओरिजिनल कर रहे होंगे, तो इसको काट देना है। और दरमियान में उसने कोई ऐसी अंग्रेजी नहीं लिखी कि अकाउंटेंट ने ये किया है। तो माय डियर, तरतीब ये होती है, जो अकाउंटेंट करता रहता है उसे हम इग्नोर करते रहते हैं, सिक्के की पेंसिल से काटते रहते हैं। और भी आगे कुछ अकाउंटेंट ने किया हो तो मैं काट दूंगा। द कूपन रेट इज 20% पेबल ऑन 31 मार्च। वो छापा आ गया 9/12 वाला। द अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव रेट वाज 16%। HL मैयस FL एट अमोर्टाइज कॉस्ट। तो इसको हमने अमोर्टाइज कॉस्ट, वही जो मॉडल है बस अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर रखा हुआ है। तो इट्स अ टास्क ऑफ 2 मिनट्स ऑनली इंशाल्लाह। तो 2 मिनट्स के अंदर मुझे बताएं वर्किंग 1.1 काली अगे टोए। You got the point, काली अगे टोए। A girl, she was in hurry, और रास्ते में फिर टोए टोए थे हर जगह। जी माँ ब्रो, वर्किंग 1 की हो गया है। केड़ा है IFRS 9 किथे है? चलो शुक्र है वही सफा खुल गया। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, वर्किंग 1, डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट और बैलेंस। अच्छा जी, वर्किंग 1.1 फेस वैल्यू
40,000 इंटू 40 मिलियन 40,000 इंटू 13 इशू प्राइस। भाई 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 बातें ना करो भाई भाई। 40,000 इंटू 52 मिलियन इशू प्राइस। चुप 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 ना भाई, चुप ना भाई, चुप भाई चुप। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर बॉन्ड वाज 20। 40,000 into 20 0.8 million issue price transaction cost जी 51.2। ये कितने लोगों की सही थी फिगर? ओके यकम ओए यकम अप्रैल 23। अब 31 मार्च 24 इफेक्टिव रेट जवाब फेस वैल्यू इंटू डन। ओरिजिनल एंट्रीज 8.2 इंटू ये कौन सी एंट्रीज होगी? ओरिजिनल। क्या चीज? 6.1। अच्छा मोहतरम, अब आप मुझे ये बताएं बेटा, अभी मुस्कुराओ ना, अभी रॉन्ग करवानी है। अब आप मुझे ये बताएं the financial liability has been treated as equity and the transaction cost has been expensed out and the transaction cost पे उंगली रखनी आके and the transaction cost is x। तो फिर इस कैश की एंट्री तो अकाउंटेंट ने भूला होगा ना। दिस इज ट्रीटेड एज बॉन्ड नहीं एज इक्विटी। आप 52 की भी एंट्री करें 0.8 की भी करें, मैंने कहा रॉन्ग में इन दोनों की अलग अलग एंट्री किया करें। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज एक्सपेंस्ड आउट। लकीर के फकीर बस। द बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इक्विटी। टू की एंट्री अकाउंटेंट भूल नहीं सकता, हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, इसकी एंट्री कभी अकाउंटेंट भूल नहीं सकता। और वो इस एंट्री के बारे में फिर आपको अगर कुछ मसला हुआ खुद बताया करेगा। कहते हैं द बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इक्विटी। अब मुझे बताएं फेस वैल्यू क्या है, लेकिन इशू प्राइस तो बॉन्ड्स जब इशू हुए होंगे तो मेरे ख्याल से फेस वैल्यू 40 है और प्रीमियम 12 है। या ऐसे भी कर सकते हैं आप, कैश डेबिट शेयर कैपिटल कितने बॉन्ड 40,000 इंटू 1,000, 100 रुपए नहीं 1,000 रुपए। आज आमतौर पे 10 रुपए होती थी। शेयर प्रीमियम इंटू 300, 1,000 वाली चीज 1300 पे इशू की है और प्रीमियम भी 300 उसने अलग से बताया हुआ है, अलग से बताया हुआ 300 रुपए प्रीमियम है। हाँ जी बोले। 40 एंड 12। एक मिनट ये तो इन दोनों के मुकाबले में होगी ना, इन दोनों की टक्कर में आ गई, क्योंकि मैंने कहा था हमेशा इस पे उंगली रखा करनी है इसकी अलग एंट्री और इस पे उंगली रखा करनी है इसकी अलग एंट्री। यहीं से बच्चों से गलती होती है। ये हो गया। इंटरेस्ट की डिस्कशन मेरे साथ कर दें। इंटरेस्ट की रॉन्ग एंट्री उसने क्या की है? ये बात आपकी बहुत मुनासिब है कि कैश इन्वॉल्व नहीं है तो उसने नहीं की होगी।
एक बड़ी बात यह है कि डिविडेंड इक्विटी में होता है और डिविडेंड का ताल्लुक होता है अनाउंस करने से, तो ये सॉर्ट ऑफ अनाउंस या पे अगले साल जाके होना है। ये 8 कब जाके पे होने, तो जाहिर बात है अगर वो इसको इक्विटी समझ रहा है तो फिर इस पे जो पेमेंट्स आनी है उनको क्या समझ रहा होगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड? तो बोलना, उसने जब इसको समझा, देखें जब उसने भैंस को समझ लिया मुर्गी, समझ आया? तो अब आना क्या फिर, अंडे। अब उसने लोन को समझ लिया इक्विटी, तो लोन पे क्या आना था, इंटरेस्ट। लेकिन इक्विटी क्या देती है, इन ईच फाइनेंशियल ईयर द फेडरल गवर्नमेंट शेयर बिफोर नेशनल असेंबली। अच्छा, तो अब मुझे बताएं ये डिविडेंड क्यों मैं कहूं अनरिकॉर्डेड है? सवाल ने नहीं बताया हुआ रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है, अनाउंस नहीं हुआ, ये तो अगले साल जाके पे होना है। तो और दूसरी बात ये कि ये नॉन कैश एंट्री है, बस कुछ नहीं लिखा हुआ, तो नॉन कैश एंट्री अकाउंटेंट भूल सकता है। बड़ी वजह वो थी डिविडेंड वाली। और बहरहाल को इधर गलती से कुछ कर भी आएगा एंट्री, इसके तो मार्क्स लेगा ना। अब बोले उसने रेक्टिफाइंग एंट्री मांगी है या एसेट्स और लायबिलिटीज पे इफेक्ट मांगा है या उंगली के में से दांत चिथते हुए उसने जो है, देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ, ये ले खा खा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, मेरा उसका है मजाक। अब आप मुझे ये बताएं कि उसने जो सवाल किया है उस सवाल के अंदर उसने डिविडेंड को ट्रीट नहीं किया, डिविडेंड को ट्रीट नहीं किया। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। करेक्टिंग एंट्रीज, करेक्टिंग एंट्रीज। अच्छा माय डियर, इसकी टक्कर से डलवाएं और इसकी टक्कर इससे डलवाएं या इसकी टक्कर इससे डलवाएं, इकट्ठी कंसोलिडेटेड टक्कर तो आपको सिखा दी है मैंने। कंसोलिडेटेड टक्कर अगर आपने सीखनी है तो सीखें। 52 और 0.8 नेट होके कैश 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 कट गया। एफएल जाना चाहिए था 57.3, एफ 57.3 से क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ। एफएल क्रेडिट 57.3 और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम डेबिट 40 और 12, एक्सपेंस उससे कंपेयर ना करने, छोड़े, एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, और ये एंट्री एज इट इज पोस्ट कर दीजिएगा। इंटरेस्ट डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। ओवरऑल टक्कर दोबारा देखें कैसे पड़ेगी। नहीं ये एज इट इज नहीं, फिर तो एफएल निकल गया था ना, माजरत, एफएल फिर निकल गया था। समझ आ गया? दोनों एफएल को जमा करें और क्रेडिट कर दें, दोनों एफएल को जमा करें क्रेडिट कर दें। कैश 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 कट गया। अच्छा, अब ये दो चीजें बच गई, इन दोनों को डेबिट करें। बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं, ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को कंपेयर उधर से करने की जरूरत नहीं है, ये और एक्सपेंस है, एक्सपेंस को जाके उल्टा दें और ये वाले एक्सपेंस को आके रिकॉर्ड कर दें। लेकिन ओवरऑल टक्कर मैंने उस सवाल में लिखवाई है और एक एक करके टक्कर इसमें कर रहा हूं, आपकी मर्जी है, पेपर में जैसे मर्जी कीजिएगा। हाँ जी, इसकी एंट्री के टक्कर लगवाएं, कैश 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 कट गया, डन। अब एंट्री बोलें, नहीं इसको मैं बाद में देखूंगा क्योंकि कैश इन्वॉल्व इधर हुआ है। एफएल क्या करूं, 51.2 से, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम 40 और 12 से, खर्चा डेबिट हुआ है तो खर्चा 0.8 से, डन। आगे चलें,
अब इसको इसको खोले, क्या याद करा दी तूने, उसको सीधा करना है ओके ओके, उल्टा उल्टा के लोगों को आदत पड़ गई इसको भी। 6.1 अब 4 सवाल जो है वो पेपर में कर लीजिएगा, टेस्ट में जो आएंगे रेक्टिफिकेशन के, फिर देखेंगे अगर कोई गुंजाइश रही तो फिर और डिस्कशन कर लेंगे। साथिल का कंधा तो हमारे पास है ही रेस्ट करने के लिए। कंट्रोल एस नहीं चलता इसमें। ये सवाल का नाम क्या है? KF6 की स्टडी टेक्स्ट किधर है? इस मेस में काफी अरसे से हम सोच रहे हैं इसका कुछ करें अच्छा, वैसे हर दफा लोग सोचते हैं इसका कुछ करें, लेकिन आमतौर पे होता ये है कि फर्म्स के अंदर या ये फिर जब अलग अलग देखने का टाइम नहीं मिलता, फिर सबको इकट्ठा करके डेस्कटॉप डाटा और जाके डी में फेंक देते हैं। नहीं समझ आई? ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि माई कंप्यूटर, अच्छा माई कंप्यूटर को उन्होंने दिस लैपटॉप कर दिया हुआ है। हमारे ज़माने में माई कंप्यूटर होता था, पर्सनलाइज टच नहीं रहा अब इसमें। दिस लैपटॉप, अजीब सी फीलिंग आ रही है, दिस लैपटॉप। चलिए माई, मेरा तो मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं। किधर है किताब हमारी, हमारी तुम्हारी, ये। अच्छा मुझे बताएं क्या नाम है इसका सवाल का? हेवन, HEAV, हेवनली या हैवीली? हेवनली। अच्छा जी, ये देखें निहायती बोंगी एंट्री आएगी आपने की है। इक्विटी डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, इक्विटी डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। इक्विटी डेबिट नहीं होनी चाहिए, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम अलग अलग होना चाहिए था। फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी P&L क्रेडिट, और इंटरेस्ट डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, यानी अलग अलग ही उसने भी एंट्री की है। उसने असल में ये कर दिया ना, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम डेबिट 52 से, और उसने फाइनेंशियल लायबिलिटी भी 52 से कर दी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी 50, फिर जो 0.8 की एंट्री इसने अलग की है, तो 0.8 की एंट्री उसने अलग जाके कर दी है, हमने इनको कंसोलिडेट करके कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। डन। अच्छा, वॉल्यूम 1 निकालें, इंशाल्लाह 10-12 मिनट में आपको फ्री करना है। वॉल्यूम 1 निकालें। कौन सा पेज है? IS 12। पेज नंबर 70 755। नहीं 287 ना, IS 12। पेज 292, पेज 292, एडजस्टमेंट 7,
जी माय डियर इधर देखें, ऑन यकम जनवरी 2021। अच्छा थोड़ा सा मुझे याद करवाएं, जो शेयर्स का एफईटीपीएल मॉडल था लेक्चर 1, शेयर्स एफईटीपीएल लेक्चर 1, लेक्चर 1 में हमने जब एफईटीपीएल मॉडल फॉलो किया था तो परचेज किस पे रिकॉर्ड की थी? परचेज प्राइस पे, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की क्या एंट्री की थी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और उसके बाद डिविडेंड की क्या एंट्री की थी? कैश डेबिट डिविडेंड इनकम, और चौथी एंट्री किसी को याद हो? फेयर वैल्यू गेन लॉस, इन्वेस्टमेंट डेबिट पी एंड एल में खुशी क्रेडिट। ओके बार बार बोलें, पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज प्राइस से की थी, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, फिर जीआर एंड पे उसको डिविडेंड भी अगर मिला है वो भी रिकॉर्ड किया था, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, और फेयर वैल्यू पे भी डिवेंचर वो इन्वेस्टमेंट्स को ले गए थे। ये सारी बातें याद हैं भाई? पी एंड एल और बैलेंस शीट में क्या क्या जाता था? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिविडेंड इनकम, फेयर वैल्यू गेन। नहीं याद आ रहा तो लेक्चर 1 का पी एंड एल रिवाइज कर लीजिएगा। और बैलेंस शीट में सिर्फ जाता था इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लेकिन एफईटीओसीआई में पी एंड एल में डिविडेंड जाता था और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं जाती थी, पी एंड एल में डिविडेंड जाता था बस, और ओसीआई में फेयर वैल्यू गेन या, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जाती थी और फेयर वैल्यू रिजर्व जाता था। डन। साल के पहले दिन हमने एक्वायर किए शेयर्स इन फनी लिमिटेड फॉर 70 मिलियन। परचेज प्राइस या फेस वैल्यू शेयर्स की? परचेज प्राइस भाई, परचेज प्राइस। एंट्री बोलें, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। द इन्वेस्टमेंट, अच्छा कोई ऐसी चीज नहीं है, द इन्वेस्टमेंट इन एफएल वाज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट एफईटीपीएल, ये इसको हम एफईटीपीएल पे रख रहे हैं। इस साल हमें डिविडेंड मिला है, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी नहीं उसने। एट ईयर एंड अ गेन ऑफ 10 मिलियन वाज आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डेड एज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू दी या फेयर वैल्यू गेन दे दिया? इन्वेस्टमेंट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट। अंडर टैक्स लॉज, और छोड़े अंडर टैक्स लॉज, मुझे आप यहां तक बता दें कैरिंग अमाउंट क्या है इन्वेस्टमेंट्स की? 80। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। 70 + 10 80, ये कैरिंग अमाउंट आ गई। टैक्स बेस की मैं बात नहीं कर रहा। पी एंड एल में अकाउंटिंग वाले क्या क्या लेके गए हैं? डिविडेंड इनकम कितनी? 4 की, और फेयर वैल्यू गेन कितना? वो गिवन है 10 का, 10 का। टैक्स बेस हाथ खड़ा करके मुझे बताएं। नहीं, इस 15 को छोड़ें। टैक्स वाले कहते हैं कि कैपिटल गेन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, कैपिटल गेन का चैप्टर। कैपिटल गेन के चैप्टर में हमने पढ़ा था पड़े पड़े शेयर महंगे हो जाएं उसका टैक्स वालों ने कुछ नहीं करना होता जब तक कि बिक ना जाए, और जब बिकते थे तो टैक्स की क्लास में हम कहते थे कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। अंडर टैक्स लॉज फेयर वैल्यू गेन नहीं, टैक्स वाले कहां फेयर वैल्यू गेन को मानते हैं? द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन वैसे अगर अगले साल ही बेचे तो 10 रुपए का आ जाएगा फौरन, लेकिन कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 5% एट द टाइम ऑफ, इट मींस के उन्होंने फिर फेयर वैल्यू गेन को नहीं माना, बल्कि किस गेन को कब मानेंगे? जब सेल होगा तो गेन को रिकॉर्ड करेंगे वो। डन। तो इस बुनियाद के ऊपर, और सेल तो होगा नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं सेल होना, शेयर्स का सेल होना हमारे सिलेबस में नहीं। अच्छा, तो जब कभी सेल होगा टैक्स वाले तब टैक्स मांग लेंगे, तो मेरे ख्याल से तो कैरिंग अमाउंट कॉस्ट ही होगी। कैरिंग अमाउंट उनकी नजर में फिर कितनी होगी? 70। हम तो हवाई फिगर डाल के 80 पे ले गए ना। ये कैरिंग अमाउंट का डेटा आ गया। अच्छा,
लेकिन जो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस आएगा ना, उस पर रेट जरा ध्यान रखिएगा, जनरल नहीं लगाना, उस पर रेट कितना लगना है 15%। डिविडेंड को पड़ा रहने दें, डिविडेंड वैसे अकाउंटिंग वालों की नजर में भी इनकम होता है, टैक्स वालों की नजर में भी इनकम होता है, डिविडेंड को पड़ा, ओए बस रेट डिफरेंट है। तो एक काम करेंगे, एक दफा माइनस करके नीचे दोबारा लाके अलग रेट लगा देंगे, डन। अच्छा जी, द इंटेंशन ऑफ एसएल फॉर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन एफएल इज टू बी टेक बेनिफिट फ्रॉम कैपिटल गेन। हमारा इरादा है कि हम इससे कौन सी इनकम कमाएंगे, कैपिटल गेन, यानी लॉन्ग टर्म के लिए रखी हुई है। ओ भाई अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखी भी हुई है तो तुमने मुझे खुद ही बता दिया है कि एफईटीपीएल है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एफईटीपीएल अलाउड था, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, डन। अच्छा, इस सवाल को हम करेंगे, फिर उसके बाद अगले पेज पे आए। ऑन यकम में 2021 वी एक्वायर्ड 5% इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ₹75 million, फॉर ₹75 million। एंट्री बताएं, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश, अभी पिछले साल में 70 था, इसमें 75। अक्टूबर में 8 मिलियन का डिविडेंड मिल गया, एंट्री बताएं, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम। एट 31 दिसंबर वी रिकॉर्डेड अ 15 मिलियन गेन, गेन दे रहा है, फेयर वैल्यू नहीं दे रहा, 15 मिलियन गेन एज अ चेंज इन विच वाज टेकन टू ओसीआई। ठीक है, तुम ओसीआई मॉडल फॉलो कर रहे होगे, हमें क्या, विच वाज टेकन टू ओसीआई। तो क्या एंट्री की, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन, क्या एंट्री की, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन, क्या एंट्री की, इन्वेस्टमेंट डेबिट, सही एंट्री को बता दे। इन्वेस्टमेंट एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट डीटीएल क्रेडिट। भी प्रोसेसर काम नहीं कर रहा, सोच लें थोड़ा सा भाई। जब ओसीआई रिकॉर्ड होती है तो डेफर करके टैक्स भी देना होता है, क्या भूल गई एंट्री, एसेट डेबिट। अभी तक तो किसी सवाल में टैक्स का रेट नहीं दिया हुआ था, IFRS 9 के चैप्टर में, इधर तो टैक्स का रेट भी दिया हुआ है। किसी को याद है ये खुशी, अगर मैं अकाउंटिंग के एंगल से रिकॉर्ड कर रहा हूं अनरियलाइज्ड, तो ये मेरी अनरियलाइज्ड खुशी पूरी रियलाइज नहीं हो सकती, कभी ना कभी गवर्नमेंट को मैंने क्या देना है। कोई मुझे एंट्री बताए जो सरप्लस की हमने सीखी थी नई, एसेट डेबिट, और सरप्लस के कॉलम को तोड़ देते थे और ऐसे ऐसे काट देते थे, एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। अब कोई बच्चा एंट्री बोले, इन्वेस्टमेंट डेबिट 15 से, डीटीएल क्रेडिट 15 इंटू जो भी परसेंट है, और बाकी फेयर वैल्यू रिजर्व इन। तो हम बिल्कुल गलत कर रहे थे IFRS 9 में, हमें नेट ऑफ टैक्स एंट्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन टैक्स रेट सवाल में आज तक गिवन नहीं था। बाकी डिविडेंड के बारे में कुछ कहते हैं, अंडर टैक्स लॉज गेन इज ओनली टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ, तो टैक्स वाले गेन अकाउंटिंग वाले P&L में लेके जाएं, जो OCI में टैक्स वाले कहते हैं हमें नहीं पता इसका, हम तो एसेट को कॉस्ट पे रखेंगे, व्हाइल डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट इज बीइंग कन्वेड, इसकी एप्लीकेशन रहेगी, ये दो एडजस्टमेंट्स करेंगे और फिर कंसोलिडेशन का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। दैट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ ICAP एज रिगार्ड्स P&L इज कंसर्न्ड। एंट्री बोलते जाए जाते जाते, इन्वेस्टमेंट डेबिट डीटीएल क्रेडिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI।